मौली और साहिबा मुग्धा को राशि के लिए लाई गई सारी चीजें दिखा रही थीं। तारा को याद आया कि सगाई की रिंग तो माँ के पास ही है। वह उठकर उनके कमरे में आई, लेकिन राधा माँ उस वक्त वहां नहीं थी। तारा ने सोचा कि वह खुद ही उनकी कबर्ड में से निकाल कर ले लेगी। उसने जब कबर्ड खोली और रिंग को इधर उधर ढूंढने लगी तो उसकी नज़र एक और कपड़ों के नीचे रखे फोटोज पर पड़ी। तारा सोचने लगी कि माँ ने ये फोटोज यहाँ ऐसे क्यों रखे हैं, कहीं गिर गए तो परेशान हो जाएंगी। उसने उन्हें उठाया और पलट कर देखा। पहला फोटो ऋषभ की माँ का था। तारा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उधर तारा के न आने पर मौली, साहिबा और मुग्धा तीनों ही उठकर वहां आ गईं। तारा को यूं फोटो देखते हुए पाकर मुग्धा बोली, ये किसका फोटो है? मौली, ये समर्पिता माँ है, ऋषभ की माँ। मुग्धा, कितनी प्यारी है ना ये। साहिबा, हाँ ये बात तो है। तारा, लेकिन ये बहादुर भी तो थी। यह सुनकर बाकी तीनों चौंकी। मौली, तुझे कैसे पता? तारा, पता नहीं, समर्पिता माँ रावण को अकेले कैसे झेलती होंगी। जब वो हम सबको इतना तंग कर देता है तो उनको तो कितना ज्यादा परेशान करता होगा, इसलिए हुई ना बहादुर। मौली, इतनी भी ज्यादा शरारत नहीं करता है वो, और फिर तू भी तो कम शैतान नहीं है। तुम दोनों की खूब जमती है। सभी हंसने लगी। तारा, रावण वैसे दिल का बड़ा अच्छा है, लड़ लेता है, गुस्सा कर लेता है, लेकिन फिर थक हार कर वापस साथ आ बैठता है। साहिबा, हाँ, क्योंकि अगली बार कांड करने के लिए कोई पार्टनर भी तो चाहिए। तारा मुस्कुरा दी, कह सकती हो आप। मुग्धा ने समर्पिता माँ का फोटो देखने को मांगा। तारा ने उसे फोटो दे दिया तो उसकी नज़र दूसरे फोटो पर पड़ी जो सुनी का था। सभी शांत सी उसे देखने लगी। कुछ ही पलों में उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौली, ये कितनी प्यारी सी है ना। मुग्धा, हाँ एकदम गुड़िया जैसी। तारा, वो तो है, लेकिन ये लड़की है कौन? साहिबा, मैंने भी कभी नहीं देखा। मौली, मैंने भी नहीं। एक काम करते हैं, माँ से ही पूछ लेते हैं। तभी राधा माँ अंदर आकर बैठ गईं और उनको देख हंसते हुए बोली, क्या बात है, आज चारों बहुओं ने मिलकर सास की जासूसी करने का सोचा है क्या? सभी उनके पास आ बैठी। तारा, हाँ, हम आपके कमरे की तलाशी ले रहे थे और हमें कुछ मिला है। राधा माँ, क्या मिला है, दिखाओ तो। तारा ने उनकी तरफ सुनी का फोटो बढ़ा दिया। ये कौन है माँ? राधा माँ ने जब सुनी की तस्वीर देखी तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर उन्होंने जल्दी से तारा के हाथ से फोटो ले ली और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, ये कहाँ से मिली? साहिबा, आपके कबर्ड में समर्पिता माँ की फोटो के साथ रखी थी। कौन है ये? राधा माँ ने सोचा कि अगर अभी सच बता दिया तो तारा ऋषभ को बिना बताए नहीं मानेगी, क्योंकि दोनों पक्के दोस्त जो ठहरे। वह फोटो गौर से देखने का नाटक करते हुए बोली, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कौन है ये लड़की। तारा शक भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। आपको याद नहीं आ रहा या आप बताना नहीं चाहते? राधा माँ कुछ वक्त सोचने का नाटक करते हुए बोली, अरे हाँ, ये फोटो तो पंडित जी ने बाकी कुछ फोटोज के साथ दिया था जब रोहन की शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे, पर फिर जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने इधर ही निकाल कर रख दी थी कि वापस कर दूंगी। पंडित जी को बाकी फोटो तो दे दिए थे, ये पता नहीं कैसे रह गई। कोई बात नहीं, कल ही लौटा आऊंगी इसे। राधा माँ ने कहते हुए फोटो एक साइड रख लिया। मौली, लेकिन माँ इसमें खराबी ही क्या है? राधा माँ, पर मुझे अब लड़की देखने की जरूरत ही क्या है? बाकी सबकी तो शादी हो चुकी है और रोहन ने अपनी खुद की पसंद कर ली। हाँ, वैसे लड़की तो मुझे भी पसंद आ गई थी एक ही नज़र में, पर अब क्या कर सकते हैं। तारा अचंभे से माँ को देख रही थी। माँ, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? राधा माँ, क्यों, क्या हुआ? तारा, माँ, आप अपने सबसे शैतान बेटे ऋषभ को तो भूल ही गई। उसकी भी तो अभी शादी नहीं हुई ना। एक बार बात करके तो देखिए ऋषभ से, उसके साथ इस लड़की की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बाकी तीनों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। साहिबा, देखने में भी तो ये कितनी शांत और सुलझी हुई लग रही है। ऋषभ भाई के लिए तो ऐसी ही लड़की चाहिए हमें। राधा माँ हंसी छुपाते हुए बोली, अच्छा। मुग्धा, हाँ, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे।
मौली बिल्कुल वैसे ही जैसे तारा और कबीर लगते हैं। यह सुन सभी हंसने लगीं। साहिबा या फिर मौली और देव। राधा माँ, जोड़ी तो सारी अच्छी है मेरे बच्चों की, लेकिन ऋषभ का मुश्किल है क्योंकि वो तो शादी ही नहीं करना चाहता। मौली माँ, पहले आप ये तो पता करो कि इस लड़की की शादी तो नहीं हो गई। तारा, हम सभी मिलकर इस बार ऋषभ को समझाएंगे, क्या पता वो मान जाए। राधा माँ, हर बार सभी ने ही मिलकर मनाया है उसे, पर किसी की सुनता कहाँ है वो। तारा सोचकर बोली, लेकिन इस बार सुनेगा क्योंकि इस बार कबीर उससे बात करेगा। साहिबा, लेकिन कबीर भाई तो हर बार ऋषभ भाई की साइड लेते हैं। तारा, मैं कबीर से बात करूंगी, वो मान जाएगा। राधा माँ सोचने का नाटक करते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर देखती हूँ, पंडित जी से पूछती हूँ इस लड़की के बारे में। तारा, मौली, मुग्धा और साहिबा खुश होती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। राधा माँ सुनी की फोटो को देखते हुए बोली, देखा, सभी को तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार है। अब तो तुम जल्दी से मेरे घर में आ ही जाओ। उधर ऋषभ हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा कि अचानक से रुक गया। क्या मेरा इस तरह अंदर जाना सही रहेगा? अगर सुनी ने पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो क्या कहूँगा? वह इसी उधेड़-बुन में खड़ा रह गया। कबीर जय के कमरे में आया। उसकी आहट पाकर एक ओर बैठकर माही वाली बुक पढ़ते जय ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र जब कबीर पर पड़ी तो मुस्कुरा दिया। आप यहाँ, वो भी अकेले? लगता है देव और मंजीत सर किसी काम में बिजी हैं, वरना वो तो आपके पीछे हर वक्त परछाई बनकर घूमते हैं। कबीर आगे बढ़कर जय के पास बैठ गया। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन मैं फिलहाल तुमसे अकेले में कुछ बात करने आया हूँ। जय गंभीर भाव से कबीर को देखने लगा। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? कबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है भी और नहीं भी। जय, आप मुझे कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कबीर की नज़र जय के हाथ में मौजूद बुक पर पड़ी। शायद तुम बिजी हो, मैं बाद में आता हूँ। कहकर उठने को हुआ कि जय ने बुक एक तरफ रख दी। ये माही की बुक है। उसने कुछ पूछा था तो बस देखने लगा। कहिए, क्या बात है? कबीर गंभीरता पूर्वक बोला, क्या कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? जय हैरान सा बोला, मैं क्या छुपा रहा हूँ? कबीर, नमन की शादी के बाद एक रोज तू अचानक ही जोधपुर जाने की जिद करने लगा, और जब मैंने वजह पूछी तो जवाब मिला कि घर वालों की याद आ रही है। जय, हाँ याद है मुझे। कबीर, उस रोज तुम इतना परेशान क्यों हो गए थे वैसे? एकदम से ऐसा क्या हो गया था कि देर रात ही तुम्हें वहां से जाना था? सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? जय, मैंने बताया ना आपको कि घर वालों की याद आ रही थी, फिर इसमें शक करने की गुंजाइश ही क्या है? इधर ऋषभ अभी सोच ही रहा था कि वहां एक ऑफिसर वरुण आया। ऋषभ, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? किसी से मिलने आए हो? ऋषभ, नहीं, वो बस ऐसे ही। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वरुण ने अपना हाथ उसे दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, 2-3 दिन पहले थोड़ी चोट लगी थी, ड्रेसिंग कराने आया हूँ। ऋषभ, अभी तो ठीक है ना चोट? वरुण, हाँ, वैसे अगर अभी फ्री हो तो चलो मेरे साथ अंदर तक चलो, थोड़ी देर बात कर लेंगे अपनी आराम से। ऋषभ ने सोचा कि ये सही रहेगा, थोड़ा दोस्त के साथ भी बैठ लेगा और सुनी को भी देख लेगा। वह वरुण के साथ बातें करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया, लेकिन नजरें सुनी को ही ढूंढ रही थीं। दोनों दोस्त एक तरफ जा बैठे। कुछ ही समय बाद उसे वो एक पेशेंट के साथ दिखाई दी। उसे देखते ही ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई कि तभी वरुण बोला, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ किसी को ड्रेसिंग करवाने के लिए। ऋषभ ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस हाँ में सिर हिला दिया। वरुण के जाने के बाद ऋषभ की नज़रें एक बार फिर से सुनी पर जा टिकी। कुछ ही देर में ऋषभ को अपने पास कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन उसे तो सिर्फ सुनी से मतलब था। थोड़ी देर बाद जब सुनी उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो ऋषभ का ध्यान अपने पास बैठे वरुण पर गया, जो ड्रेसिंग करवा रहा था। ऋषभ उसे देख चौंका, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं चला सुनी को देखने में कि वरुण वापस कब आया। तुम कब आए? वरुण को यह सुन थोड़ी हैरानी हुई। वह कुछ कहने को हुआ कि मुस्कुराकर चुप हो गया। दोनों दोस्त अब बातों में लग गए। कुछ वक्त बाद उसी ओर आती सुनी की नज़र जब ऋषभ पर पड़ी तो खुशो उसकी तरफ चल दी,
लेकिन वरुण को देखते ही रुक गई और मायूसी बड़बड़ाने लगी। जब देखो किसी न किसी के साथ ही आते हैं, जैसे यहाँ अकेले आए तो इन्हें जबरदस्ती पकड़कर हम इनको कोई इंजेक्शन लगा देंगे। बस हमारे लिए ही टाइम नहीं है इनके पास। सुनी खड़ी बड़बड़ा ही रही थी कि उसके पास राशि आई। क्या हुआ, यह बीच रास्ते में बुत बनी क्यों खड़ी है? सुनी, कुछ नहीं। राशि की नज़र अब सामने खड़े ऋषभ पर पड़ी तो सारा माजरा समझ गई। वह सुनी को चिढ़ाते हुए बोली, ये ऋषभ सर का भी कुछ समझ नहीं आता। यहाँ हॉस्पिटल में तो ऐसे घूमते हैं जैसे कोई गार्डन हो। पता नहीं क्या करने आते हैं यहाँ। बातें करते हुए ऋषभ ने जैसे ही अपने साइड में देखा तो सुनी ने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और राशि को देखने लगी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमसे तो कुछ नहीं कहते ना वो? ऋषभ ने जब एक बार फिर सुनी को देखा तो खुश हो गया। शुक्र है आ गई। राशि, यार दिक्कत तो है ना, मुझे तो ये तूफान लगे थे पर निकले हीरो। अगर पहले पता होता तो एक ट्राई तो जरूर मारती, पर अब रोहन मिल गया है तो उसी से काम चला लूंगी, वरना इतना अच्छा लड़का कौन हाथ से जाने देता। बस थोड़ा गुस्सा ही तो करते हैं, बाकी सब तो एकदम फर्स्ट क्लास है। इनकी स्माइल तो देख, कितने प्यारे लगते हैं ना सर ऐसे। सुनी नाराज सी राशि को देखने लगी। होश में तो हो, क्या बोल रही हो? राशि, सच्ची तो बोल रही हूँ। आज से पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो कि सर कितने स्मार्ट हैं। मेरी छोड़, अभी तू भी तो यहाँ खड़े खड़े ऋषभ सर को ही देख रही थी। आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है सर के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने का। तो रुक, मैं अभी जाती हूँ। कहकर राशि जैसे ही ऋषभ की तरफ चलने को हुई कि सुनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राशि ने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यार छोड़ सुनी, क्यों हाथ पकड़ा है मेरा? सुनी, पागल हो गई हो तुम? ये क्या करने जा रही हो? कैसी बातें कर रही हो सर के बारे में? राशि सुनी के चेहरे पर असुरक्षा के भाव साफ देख पा रही थी। इसमें हर्ज ही क्या है? अगर कोई काबिल तारीफ है तो उसे ये बात जानने में किसी का क्या जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे जलन हो रही है? सुनी राशि के सामने आ खड़ी हुई। हम क्यों जलेंगे? कुछ भी मत बोलो। ऋषभ की नज़र अब तक दोनों दोस्तों की होती खींचतान पर पड़ चुकी थी। वो सोचने लगा कि ये दोनों कर क्या रही हैं। राशि ऋषभ की तरफ देख दिल पर हाथ रखते हुए बोली, यार कितनी गहरी झील सी आंखें हैं ना सर की, इनमें डूब जाने का मन करता है मेरा तो। सुनी ने तुरंत ही राशि की आंखों पर हाथ रख दिया। हमारे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है एक, तुम्हारे डूबकर मर जाने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। बेशर्मी की भी हद होती है। रोहन के अलावा किसी और के बारे में ऐसा बोलना तो क्या, सोचना भी गलत है। राशि ने गुस्सा होने का नाटक कर सुनी से अपना हाथ छुड़ा लिया। रोहन रोहन रोहन, ये लड़का तो मेरे गले का फंदा बन गया है। ऐसा करती हूँ कि रोहन को फोन कर मना कर देती हूँ कि मैं नहीं करूंगी उससे शादी। राशि अपना फोन निकाल रोहन का नंबर डायल करने लगी तो सुनी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वरुण की ड्रेसिंग हो चुकी थी। वह ऋषभ से बोला, चले या यहीं रुकना है तुम्हें भी? ऋषभ, मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा भला, चलो। उधर राशि ने सुनी की तरफ शरारत भरी नजरों से देखा और जल्दी से कदम बढ़ा ऋषभ के पास पहुंच उसकी बाह पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत पर सुनी, ऋषभ के साथ साथ वरुण भी हैरान सा रह गया। इधर कबीर ने अब माही की बुक उठाई और उसके पेजों को बार बार पलटने लगा। उसकी नज़र बुक के बीच में रखी पेपर पर पड़ी। उसने उसे निकाल कर बुक एक और रख दी और पेपर ओपन कर देखने लगा। इस बारे में तेरा क्या ख्याल है? जय, यह मैंने नहीं, माही ने लिखा है। कबीर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है तुम समझते हो ना? जय, हाँ समझता हूँ। कबीर, और तुम्हारा जवाब क्या है? जय, कुछ भी नहीं। कबीर हैरत में पड़ गया। अजीब इंसान हो तुम, कुछ भी नहीं का क्या मतलब होता है? जय हंस दिया। आप इतना परेशान मत होइए, लड़की थोड़ा बहक गई है। मैं कल समझा दूंगा उसे कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बस एक इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं। मैं इसके चक्कर में अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। कबीर, और अगर माही सच में प्यार करती होगी तो क्या करोगे? जय सोचकर बोला, पूछ लूंगा उससे कि क्या चाहती है। अगर शादी करना चाहती होगी तो कर लूंगा। वैसे भी मैं तो इतना ही चाहता हूँ
कि वो जो कोई भी हो, बस मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे, और माही ऐसी लड़की है। कबीर अचंभे से बोला, तुम माही से बस इसलिए शादी कर लोगे क्योंकि सिर्फ वो चाहती है, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है? जय हंसने लगा, मैं तो फ्लर्ट करके ही खुश हूँ। कबीर, इस बेरुखी की वजह जान सकता हूँ? जय, कुछ भी तो नहीं। कबीर, मुझे तो लगता है कि तुम भी माही को पसंद करने लगे हो। जय उठ खड़ा हुआ, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और मैं पसंद भी करता हूँ, लेकिन ये प्यार व्यार के चक्कर में उसे खोना नहीं चाहता। कबीर कुछ पलों तक उसे देखता रहा। मुझे लगा ही नहीं कभी कि तुम ऐसा सोच सकते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्यार तुम दोनों के बीच की दीवार बन जाएगा और तुम माही को खो दोगे? जय चुप पड़ गया। कबीर उठकर उसके पास आ खड़ा हुआ। अगर कुछ ऐसा है जो तुम दिल के किसी कोने में छिपा कर बैठे हो तो मुझसे कह सकते हो। दोनों अब शांत थे। कबीर जय के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देख रहा था। उसकी खुद से जद्दोजहद देख कबीर आगे बढ़ा और जय के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कहना चाहते हो तो मैं नहीं सुनना चाहता। बस एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब चाहो तब कह देना। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि कल जा रहा हूँ, पता नहीं कब मिलना होगा, या मिलना होगा भी या नहीं। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जय अभी भी शांत सा कबीर को देख रहा था। कबीर कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि जय बोल पड़ा, पहले प्यार को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। कबीर के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने मुड़कर जय की तरफ देखा। कौन है वो? जय फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, बस नाम ही तो बचा है। अदिति, अदिति श्रीवास्तव। Bye.